दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों आपको बता देते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक करनाल के रेलवे रोड पर स्थित एक होटल में की गई। पूरी बैठक के अंदर भाजपा को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं करनाल के सांसद का और भाजपा नेताओं का क्या कहना है। आज की इस प्रेस वार्ता में आज सभी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे जिला करनाल की जिला कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें हमारे माननीय सांसद जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी और कुछ ही देर बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायकगण, पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी और ज़िले में जो भी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, मोर्चों के अध्यक्ष, आज उन सभी इस कार्यकारिणी में थे। और मैं आज इस ब्रीफिंग के लिए मैं आदरणीय हमारे सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो आज अपने धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्रभारी जी। सबसे पहले मैं करनाल की जागरूक मीडिया का अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आपने कोरोना काल के अंदर अनेक अपने मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जिसके कारण बड़ी अच्छी व्यवस्थाओं के साथ करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, करनाल के हॉस्पिटल्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने अच्छे से इसको मैनेज कर सके। और आप समय समय पर हमारे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी करते रहते हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आज की इस जिला कार्यसमिति बैठक में ये टीम की घोषणा हुए तो काफ़ी समय हो गया था, लेकिन क्योंकि कोविड सेकंड वेव बड़े स्ट्रॉन्ग थी और मल्टीप्लाई केसेस हो रहे थे, इसलिए मैक्सिमम बैठ के हमारी जो चली वो वर्चुअल चली। अभी क्योंकि हम सब सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो आज ये बैठक हमारी बिल्कुल रियल हुई, वर्चुअल नहीं हुई, रियल हुई। और हम सब यहाँ उपस्थित, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस जिला की टीम के आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हालांकि 2 दिन पहले तय हुआ, 2 दिन पहले ही अध्यक्ष जी की बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्वीकार किया। प्रार्थना की थी कि वर्चुअल पहले तो वो जुड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं आ ही जाऊँगा। आज वो अभी 1 बजे पहुँच जाएंगे यहाँ पर करनाल में। उनके 2-3 जगह 4 जगह और कार्यक्रम हैं, वो करते हुए 3 बजे वो हमारे बीच में, और इस बैठक का समारोह आज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज अनेक चर्चाएँ हुई, जिस तरह कोविड के अंदर मैनेजमेंट रही, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अध्यक्षीय संबोधन में सभी प्रशासन का, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद भी किया। उसके अलावा हमारे यहाँ पर राम कुमार कश्यप जी विधायक हैं, उन्होंने जो सरकार के द्वारा किए हुए कामों के बारे में जानकारी दी और राजनीतिक विषयों पर, विशेष रूप पर जो किसान आंदोलन पर जिस तरह की भूमिका विपक्ष की रही, उसकी भी खुल के चर्चा हमारे प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी हैं, उन्होंने अपने संबोधन में की। अनेक कार्यकर्ता हमारे से जो पिछली कार्यकारिणी और आज की कार्यकारिणी के बीच में इस कोरोना महामारी के कारण छूटे भी हैं, आज उनको भी याद किया गया, उनको शोक प्रस्ताव रखा गया। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल में मंडल अनुसार हमारे मंडल अध्यक्षों ने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं ने किस तरह, ग्राम टोलियों ने जिस तरह से कार्य किए, उनका भी एक विस्तृत निवेदन अब तक की जानकारी में है। और अभी दोपहर के इस भोजन के सत्र के बाद जो केंद्र सरकार ने जितने भी फैसले किए और 7 साल के वर्ष के अंदर, शासनकाल के अंदर जो जो कार्य मोदी सरकार ने किए, उसकी चर्चा मैं स्वयं करूंगा और समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाकी आप सबका कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो जैसे वर्कर्स की अगर हम बात करें तो 2 महीने की सैलरी देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जो है सैलरी नहीं मिली है। कोई नहीं, जो कहा गया वो पूरा होगा, मैं उसकी जानकारी ले लेता हूँ, उसको पूरा। सर, बीपीएल कार्ड धारकों को AAY पे 2 लीटर तेल आता था, सरकार ने कहा था कि 250 रुपये उनके खाते में सीधे डायरेक्ट जाएंगे, जी, अभी तक नहीं मिले, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, वो कोई सिस्टम में हालांकि अनाउंस हो चुका है। जो सरसों के तेल का आप कह रहे हैं ना, 2 लीटर उस तेल का,
मेरे ख्याल 200 समथिंग कुछ थे और 80 रुपया शायद उन्होंने जमा कराना था। टोटल 290 का कुछ था अमाउंट। मैं पता कर लेता हूँ कि अभी खाते में ट्रांसफ़र होने में उनमें क्या प्रॉब्लम। सर एक बीपीएल और AAY के जो सर्वे हुए थे 2014 के बाद बिल्कुल ठीक हुए सरकार ने। जी। 2011 में जो सर्वे हुए थे उसमें कुछ अमीर व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हैं जो आज तक भी चल रहे हैं। आयुष्मान भव्य योजना की बात की जाए, कई मतलब लाभ उठा रहे हैं, गरीब लोग वंचित हैं, क्या कहना चाहिए? मैं स्वीकार करता हूँ आपकी इस बात का। समय समय पर विद इन ऑर्गेनाइजेशन सरकार के लेवल पर हम ये चर्चा जरूर करते हैं कि पुरानी सरकारों के समय के जिस तरह के मतलब जो पैसे वाले हैं, कोठी वाले हैं, उनके नाम भी बीपीएल के अंदर किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए ये नाम डलवाए गए और जो आज तक जिनको चाहिए आज वो जो सरकारी सुविधाएं बीपीएल के अंडर मिलती हैं उनसे वंचित हैं। ये हमारा बहुत एक सीरियस मैटर है। आप इस बात के ऊपर ध्यान दिला रहे हैं, हम निरंतर इसकी चिंता कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक हो जाएगा। 30 वाला सिलेंडर 850 रुपये में मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इस पर कोई अंकुश लगाने की तरफ भाजपा का कदम रहेगा? पहले 10 रुपए रेट बढ़ता था तो हर जगह भाजपा सड़कों पे आ जाती थी, चाहे डीजल और पेट्रोल और प्याज को लेकर भी। आपका जो बिल्कुल सही कहा। पहले काला बाजारी सिलेंडरों की बहुत थी, सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको मतलब ब्लैक मार्केटिंग भी करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सारी चीज़ों पर रोक लगी। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को 8 करोड़ छोटा नहीं है, 8 करोड़ परिवारों का मतलब है कि लगभग 32 करोड़ की आबादी को उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए गए और उनको फ्री चूल्हे दिए गए। ऐसे लोगों को लाभ दिया। और दूसरी बात, जितनी भी ये IOCL हैं या कंपनीज़ हैं, सबको अभी फ्री किया जा रहा है। अपना रेट वो तय करें, सरकार का कंट्रोल ना रहे। कुछ जगह पर हम देखते हैं कि स्टेटों ने भी बहुत ज़्यादा, हालांकि स्टेट में वो सरकार बीजेपी की नहीं होती, दूसरी पार्टी की सरकार होती है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करके तेल भी, डीजल भी, पेट्रोल भी और ये सारी चीज़ों को महंगा किया होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि पहले बिजली के रेट आप हरियाणा में बहुत ज़्यादा थे, अब जैसे जैसे उसको चोरी रोकी जा रही है, लीकेज रोकी जा रही है, तो रेट के भी टर्म्स कम होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये भी सबकी रीच में स्मार्ट सिटी में पुरानी ईंटों से नई दीवारें खड़ी की जा रही हैं। गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं इसका पता भी कर लेता हूँ कौन से एरिया में की जा रहा है तो उसको आप घोटाला जांच पर ही अटक जाता है। नहीं, आप बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते कि कोई गलती है कि नहीं। अब पीली ईंट लगी है या बिल्कुल घटिया ईंट लगी है, पुरानी ईंट लगी है, ये तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी जाके देख सकता है। आपने मेरे सामने बात रखी है तो हम उसकी बिटिया को सहूलियत के लिए शीरो रूम बने हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं पब्लिक टॉयलेट्स पे, लेकिन वो बंद है। और सभी से पूछा जाता है, बोलते हैं बजट सरकार पास करती है, अधिकारियों की गलती है। आखिर अधिकारी क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? सरकार टॉयलेट्स के ऊपर कह रहे हैं, जो ये सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं। सीओ शीरो एक जना बोले, एक जना। सर उसमें ये होता है कि महिलाओं की सुविधाएं के लिए शौचालय बनाए गए थे, उसके अंदर जो है महिलाएं तैयार भी हो सकती थी, लेकिन वो सभी बंद पड़े हुए हैं। और एक नहीं है सर, 2 से 3 ऐसे CRO रूम हैं जो कि करनाल में बनाए जो गए करनाल के कैबिनेट मंत्री आए थे, उद्घाटन किया था, करोड़ों कब का उद्घाटन हुआ था? ये काफी लंबा ऊपर हो गया था। हाँ जी, 5 साल के ऊपर हो गया है। बिल्कुल। इसीलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं थे, मैं फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये बात आई है, तो ये मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। और मैं 100% जो इसकी जिम्मेवारी बनती है उससे भी पूछूंगा कि ये काम इतना पैसा लगने के बाद, सरकार का पैसा लगने के बाद भी कहीं ना कहीं फॉलोअप में कमी है। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि नेक्स्ट बार जब मैं आपके सामने बैठा हूँगा इसके ऊपर मैं फॉलोअप करके रहूँगा। एक सेकंड वीर जी, ये दूसरे नंबर, एक सेकंड। अभी आपने कहा कि सिलेंडरों की जब बात थी तो कालाबाजारी थी, जब कालाबाजारी थी तो सिलेंडर 400 रुपये था, आज साफ सुथरा है तो सिलेंडर 850 पार कर गया। देखिए, वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज्ड रेटों पे चीज़ थी बहुत ज़्यादा, आज भी सब्सिडी अकाउंट में सीधा जा रही है। 4 रुपये 5 रुपये नहीं ऐसा नहीं, कोई बात। अगर ऐसे देखिए, ये सरकार ने नीतिगत फैसले हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको ओपन बाजार में लेके आए हैं, तो अनेक चीज़ों में, जैसे अब BPL का राशन 80 करोड़ लोगों को
आपने कोरोना पीरियड के अंदर राशन दे दिया, ये कभी किसी ने सोचा था? 80 इसका करोड़। मतलब तो यही हुआ कि जब पेट्रोल डीजल के जो लिए जा रहे हैं वही दिया जा रहा है। एक सेकंड, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात पूरी हो जाए तो आप उसका नेक्स्ट प्रश्न करें। अगर आप वो तर्क वितर्क हो जाएगा, वो प्रश्न नहीं रहेगा। देखो, कभी किसी ने सपने में सोचा था कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री देंगे? सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का गोदामों के अंदर गेहूं सड़ जाता था, वो शराब माफिया को जानबूझ के सड़ाया जाता था। ऐसे वीडियो आप लोगों के द्वारा वायरल होते थे। उस समय की सरकारों के अंदर शराब माफिया के साथ मिलकर लोगों के पास जो अनाज जाना चाहिए था वो गोदामों में सड़ाया था। हर व्यवस्था को ठीक करने में टाइम लगता है, फिर भी थोड़ा हम किसी चीज़ को फ्री करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी, सिटी बस सर्विस के लिए मैंने 2 बार आज सीएम साहब से मिलने भी पहुंचे। कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, उनका अधिकार है, किसी को मिल सकते हैं। मेरे पास जितनी बार भी सिटी बस सर्विस वाले मिले हैं, मैंने उतनी बार उपायुक्त महोदय से बात किया। अभी पिछली बार वो एडजस्टमेंट के लिए मिले थे कि हमारे को रोडवेज के अंदर एडजस्ट किया जाए, तो मैंने ये बात डीसी साहब से की है और उन्होंने मुझे विश्वास जताया कि जो सिटी बस सर्विस में एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनको रोडवेज के उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर उनको एडजस्ट। हाउस मीटिंग में पार्षद नाराज हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही और लोग जो है पार्षद और नेताओं से नाराज हो जाते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं, कहते हैं अधिकारी काम नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? देखिए, ये अगर पार्षद नाराज हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं तो मैं इसको जायज़ मानता हूँ। मैं जायज़ इसलिए मानता हूँ कि वो उनकी जवाबदारी लोगों के प्रति है। जिन लोगों ने उनको चुना है तो वो अगर वहाँ पर कोई समस्या, जिस तरह की समस्या आप बता रहे हैं, पार्षद उन समस्याओं को उठाते हुए, उनका कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, ना प्रशासन से है, ना सरकार से है, ना किसी और से है, लेकिन अगर उनको किसी जन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोग आकर उनको टोकते हैं तो वो अधिकारियों को बोलेंगे ही बोलेंगे। और अधिकारियों को बोलने वाली बात अगर वो मीडिया के सामने रखते हैं तो मैं उस बात ऐसा आ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट नहीं। अगर ये बात है तो उसको मॉनिटर करना चाहिए। जो एक मॉनिटरिंग कमेटी जिला लेवल पे बनी है, मैं प्रयास करूंगा कि अगली उस मीटिंग में मैं बैठूं, कौन सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको हम पूरा करने का वो करेंगे। ठेकेदारों का 20 करोड़ रुपया देना सर, ऐसा है, ठेकेदारों का 20 करोड़ हो 10 करोड़ हो, वो अकाउंट का हिसाब है, वो लगातार उनका लगा भी रहता है, चलता भी रहता है, अगले काम भी होते रहते हैं। ये तो एक रूटीन है, वर्क का काम पूरा होने के बाद ये एक रूटीन का है। डिप्टी मेयर क्या कहते हैं, आधी रह गई उनका। मेयर कहते हैं कि यूएलबी मुख्यालय से जो पेमेंटें रुकी पड़ी हैं उस कारण से शहर में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा, हमारे पास कोई भी जवाबदेही नहीं है। उनका आधार जो डिप्टी मेयर या सीनियर मेयर जिन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने किस भाव से रखी है, पहले तो बात मैंने उनके वार्ड नंबर नहीं, ऐसा आप बता रहे हैं, पहले तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं, उनसे बात नहीं की। अपनी बात को क्लैरिफाई वो कर सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि अगर यहाँ की कोई डाक या कोई रिकमेंडेशन रुकी हुई है हेड ऑफिस में, मैं वो लेकर कापी लेकर मैं उनकी तुरंत अप्रूव करा दूंगा। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, रूटीन का काम है। मेरी नॉलेज में ये बात आते मैं वहाँ से अप्रूव करूँगा। ओपी चौटाला की भी आई हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। पॉलिटिकल विचारधारा मतभेद होना, उनका कार्यशैली काम करने की अलग हो सकती है, हमारी कार्यशैली अलग है। एज ए मैन मैं व्यक्तिगत रूप से, और मैं खुली चर्चा करता हूँ, मैंने कभी इस बात को रोका नहीं, मैं मंचों पे मानता हूँ कि एज ए मैन उनका बहुत जीवट है कि आदमी 10 साल की सजा के अंदर भी अपना मनोबल कायम रखते हुए दोबारा से अपने पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोच रखता हो, तो मैं तो सल्यूट करता हूं उनको, उनकी बोल्डनेस को सल्यूट करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है, वो हमारे नेता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं और वो फील्ड में आए हैं दोबारा काम करने के लिए। परमात्मा उनकी आयु को लंबा करे, उनको स्वस्थ रखे ताकि आगे समाज का काम कर सके। सर, एक थाना मधुबन का मामला है, संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। एक मुख्य सिपाही संदीप कुमार थाना मधुबन में एक चोर से उसके मालिक को फोन करवा के उसकी ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है सर। वो मामला एसपी साहब चोर से क्या करके, जो चोर पकड़ते हैं वो कुछ कालरवाल से कुछ चोर पकड़ते हैं सर, उसके मालिक को फोन करके कहते हैं कि मतलब वो चोर कहता है कि 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर आ जाओ तो ये हमें छोड़ देंगे, और वो कहते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपये लाओ, नहीं 2-3 दिन के बाद हम और बाकी पैसे दे देंगे। एसपी साहब के संज्ञान में मामला आता है, ट्रांसफर होती है जेल भारत के लिए। देखिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने पैसे की अमाउंट उसको ब्राइब के रूप में मांगा है
या जो चीज़ चोरी की गई है उसकी रिकवरी के रूप में मांगा गया। जब भी चोर से रिकवरी होती है तो उससे मांगा ही जाता भी ये सामान आपने कहाँ बेचा। सामान देखिए, मैं सामान की बात